29 नवंबर 2023 जब हेनरी किसिंजर की मौत हुई तो उनकी उम्र 100 साल थी। उस दिन दुनिया दो हिस्सों में बट गई। वॉशिंगटन, लंदन और बीजिंग में शोक मनाया गया। बड़े बड़े लीडर्स, प्रेसिडेंट्स और प्राइम मिनिस्टर्स ने कहा कि हमने ग्रैंड मास्टर ऑफ स्ट्रैटेजी को खो दिया। उन्होंने कहा कि 20वीं सेंचुरी का सबसे बड़ा डिप्लोमैट चला गया। लेकिन कैम्बोडिया के गांव में, वियतनाम की गलियों में, चिली के पहाड़ों पर और बांग्लादेश के खेतों में लोगों ने जश्न मनाया। उनके लिए हेनरी किसिंजर कोई स्टेट्समैन नहीं था। उनके लिए वो एक वॉर क्रिमिनल था। एक ऐसा आदमी जिसने ग्लोबल स्टेबिलिटी के नाम पर 30 से 40 लाख लोगों की मौत का वारंट साइन किया था। मशहूर शेफ एंथनी बॉर्डेन ने एक बार कहा था, अगर आप एक बार कैम्बोडिया चले गए तो आपका मन करेगा कि हेनरी किसिंजर को अपने हाथों से मार दें। ऐसा क्या किया था इस आदमी ने? कैसे एक जर्मन रेफ्यूजी जो नाजीज के डर से भागा था, वो अमेरिका का सबसे पावरफुल आदमी बन गया? इतना पावरफुल कि प्रेसिडेंट निक्सन भी उससे डरते थे। लोग कहते हैं वो रियल पॉलिटिक का बादशाह था। लेकिन आज हम उनकी किताबों अ वर्ल्ड रीस्टोर्ड, व्हाइट हाउस ईयर्स और उनके सीक्रेट टेलीफोन ट्रांसक्रिप्ट्स के जरिए उनके दिमाग में घुसेंगे। हम देखेंगे कि कैसे उन्होंने अपनी पीएचडी थीसिस में लिखा था, ऑर्डर इज मोर इंपॉर्टेंट देन जस्टिस, मतलब व्यवस्था न्याय से ज्यादा जरूरी है। अगर दुनिया को बचाने के लिए, अगर अमेरिकन पावर को बचाने के लिए थोड़ा जुल्म करना पड़े, तो वो जुल्म उनकी नज़रों में मॉरल था। आज शून्य पॉडकास्ट पर हम बात करेंगे उस आदमी की जिसने अकेले दम पर 20वीं सेंचुरी को शेप किया, जिसने चाइना का दरवाजा खोला लेकिन बांग्लादेश को खून में डुबा दिया, जिसने वियतनाम वॉर खत्म किया लेकिन पहले उसे 4 साल लंबा खींचा ताकि वो इलेक्शन जीत सके। वेलकम टू द स्टोरी ऑफ द डॉक्टर ऑफ डेथ। कहानी शुरू होती है 1938 में। फर्थ, जर्मनी। एक 15 साल का लड़का है, हाइंज एल्फ्रेड किसिंजर। वो जूइश है। जर्मनी में हिटलर का राज है। सड़कों पर नाजी गैंग्स घूम रहे हैं। हाइंज को फुटबॉल खेलने का शौक है, लेकिन वो स्टेडियम में नहीं जा सकता क्योंकि वो जू है। वो चुपके से स्टेडियम में घुसता है और कई बार नाजी गार्ड से पिटता है। उसके पिता एक स्कूल टीचर थे, जिनकी नौकरी चली गई। उनकी माँ पाउला समझ गई थी कि अगर वो यहाँ रुके तो वो सब गैस चेम्बर्स में मारे जाएंगे। किसिंजर फैमिली अपना सब कुछ छोड़कर भागकर न्यूयॉर्क आ गई। वहां हाइंज बन गया हेनरी, लेकिन वो जर्मनी उसके अंदर से कभी नहीं निकला। हिस्टोरियन नियाल फर्गसन अपनी किताब किसिंजर द आइडियलिस्ट में लिखते हैं कि हेनरी के दिमाग में एक बात बैठ गई थी, केओस यानी अराजकता सबसे बुरी चीज है। जब सिस्टम टूटता है, जब ऑर्डर खत्म होता है, जैसे जर्मनी में हुआ, तब होलोकॉस्ट होता है। इसलिए चाहे जो हो जाए, ऑर्डर मेंटेन रहना चाहिए, भले ही वो ऑर्डर किसी टायरेंट या तानाशाह ने बनाया हो, क्योंकि एक बुरा राजा बिना राजा होने से बेहतर है। ये थॉट उनकी पूरी फॉरेन पॉलिसी का फाउंडेशन बन गया। 1943 में हेनरी यूएस आर्मी में भर्ती हो गए। वापस जर्मनी गए, लेकिन इस बार रिफ्यूजी बनकर नहीं, कॉन्करर बनकर। उन्हें काउंटर इंटेलिजेंस कोर में डाला गया, क्योंकि वो जर्मन बोलते थे। वहां उन्हें एक पूरा शहर चलाने को दिया गया। एक 23 साल का लड़का नाजीज को ढूंढ रहा था, एडमिनिस्ट्रेशन चला रहा था। वहां उन्हें अपनी सुपर पावर का पता चला। वो एडमिनिस्टर कर सकते थे, वो केओस को कंट्रोल कर सकते थे। वॉर खत्म हुआ, हेनरी वापस अमेरिका आए। अब उन्हें बनना था इंटेलेक्चुअल। उन्होंने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया और वहां उन्होंने जो पीएचडी थीसिस लिखी, वो आज भी लेजेंडरी है। टाइटल था अ वर्ल्ड रीस्टोर्ड। इस किताब में उन्होंने 19वीं सेंचुरी के डिप्लोमैट्स मेटरनिख और कैसल रे की स्टडी की। उन्होंने एक सिंपल थ्योरी दी, दुनिया सही और गलत पर नहीं चलती, दुनिया बैलेंस ऑफ पावर पर चलती है। अगर शांति चाहिए तो इमोशंस को साइड में रखो। अगर रशिया पावरफुल है तो उसके सामने चाइना को खड़ा कर दो। अगर छोटे देश कुचले जाते हैं बड़े देशों के बैलेंस में, तो ये उनके हिसाब से एक्सेप्टेबल सैक्रिफाइस है। ये थीसिस किसी स्टूडेंट का पेपर नहीं था, ये ब्लूप्रिंट था। हेनरी किसिंजर दुनिया को बताने वाले थे कि वो इस ब्लूप्रिंट को कैसे अप्लाई करेंगे। 1957 में उन्होंने एक किताब लिखी, न्यूक्लियर वेपन्स एंड फॉरेन पॉलिसी। उस वक्त वो सोचते थे कि न्यूक्लियर वॉर का मतलब है सबका अंत, यानी टोटल डिस्ट्रक्शन। प्रेसिडेंट आइजनहावर की पॉलिसी थी मैसिव रिटेलिएशन। अगर तुमने एक गोली मारी, हम एटम बॉम्ब मार देंगे। किसिंजर ने कहा यह बेवकूफ़ी है। उन्होंने कहा लिमिटेड न्यूक्लियर वॉर पॉसिबल है। हम छोटे एटम बॉम्ब्स यूज कर सकते हैं जंग जीतने के लिए। ये सुनकर मिलिट्री और पॉलिटिशियंस खुश हो गए। उन्हें एक इंटेलेक्चुअल मिल गया जो उनके हथियारों को जस्टिफाई कर रहा था। रातों रात हेनरी किसिंजर स्टार बन गए। लेकिन असली पावर उन्हें मिली 1968 में। इलेक्शन का साल था, रिचर्ड निक्सन वर्सेस हम्फ्री ह्यूबर्ट। किसिंजर पहले निक्सन को डेंजरस मानते थे, वो उन्हें अनहिंज्ड कहते थे, लेकिन किसिंजर को पावर चाहिए थी। बायोग्राफर वॉल्टर आइजैक्सन बताते हैं कि किसिंजर ने डबल एजेंट का खेल खेला। वो वियतनाम पीस टॉक्स जो पेरिस में चल रही थीं, उसकी सीक्रेट इन्फॉर्मेशन निक्सन को लीक कर रहे थे। निक्सन ने उस इन्फॉर्मेशन का यूज करके पीस टॉक्स को फेल करवा दिया। इसे चेनॉल्ट अफेयर कहा जाता है। निक्सन ने साउथ वियतनाम से कहा, अभी डील मत करो, जब मैं प्रेसिडेंट बनूंगा मैं तुम्हें बेहतर डील दूंगा। सोचिए जरा, सिर्फ इलेक्शन जीतने के लिए
पीस टॉक्स रोक दी गई। जंग 4 साल और चली, हजारों अमेरिकन और वियतनामी मारे गए, सिर्फ इसलिए ताकि निक्सन प्रेसिडेंट बन सके और किसिंजर नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर। ये था उनका पहला ओरिजिनल सिन। जनवरी 1969, निक्सन व्हाइट हाउस में आए। किसिंजर उनके राइट हैंड बन गए। निक्सन पैरानॉइड थे, वो सबसे शक करते थे। किसिंजर इनसिक्योर थे, उन्हें लगता था कोई उनकी जगह ले लेगा। दोनों की जोड़ी एक टॉक्सिक मैरिज जैसी थी, लेकिन इन दोनों ने मिलकर दुनिया का नक्शा बदलने का फैसला किया। सबसे पहला टारगेट था वियतनाम। अमेरिका वियतनाम में हार रहा था। निक्सन ने वादा किया था पीस विद ऑनर, लेकिन किसिंजर का प्लान पीस नहीं था। उनका प्लान था एस्केलेशन। उनका मानना था दुश्मन को इतना डरा दो, इतना पागल कर दो कि वो टेबल पर आने को मजबूर हो जाए। इसे उन्होंने नाम दिया द मैड मैन थ्योरी, मतलब निक्सन को पागल दिखाओ ताकि दुश्मन डर जाए कि ये बटन दबा देगा। लेकिन वियतनाम में नॉर्थ वियतनामी आर्मी सप्लाई लाने के लिए पड़ोसी देश कैम्बोडिया का रास्ता यूज करती थी। कैम्बोडिया एक न्यूट्रल देश था, वहां जंग नहीं थी, लेकिन किसिंजर ने कहा बॉम्ब देम। मिलिट्री ने कहा सर वो न्यूट्रल देश है, कांग्रेस परमिशन नहीं देगी, पब्लिक हंगामा करेगी। किसिंजर ने कहा तो किसी को बताओ मत। मार्च 1969, ऑपरेशन मेन्यू। ये हिस्ट्री का सबसे बड़ा सीक्रेट बॉम्बिंग कैंपेन था। B-52 बॉम्बर्स उड़ते थे, पायलट्स को कोऑर्डिनेट्स दिए जाते थे, लेकिन रिकॉर्ड्स में लिखा जाता था कि उन्होंने साउथ वियतनाम में बॉम्ब गिराए हैं। असलियत में वो कैम्बोडिया के गांव पर बॉम्ब गिरा रहे थे। किसिंजर खुद मैप्स पर उंगली रखकर बताते थे कि कहाँ बॉम्ब गिराना है। स्ट्राइक देयर, स्ट्राइक देयर। उन्होंने जनरल अलेक्जेंडर हेग से एक लाइन कही थी जो हिस्ट्री में दर्ज है, एनीथिंग दैट फ्लाइज ऑन एनीथिंग दैट मूव्स, मतलब जो भी उड़े उसे हर उस चीज पर मारो जो वहां चल रही हो। इस बॉम्बिंग ने क्या किया? इसने कैम्बोडिया को नरक बना दिया। करीब 1 लाख से 5 लाख सिविलियंस मारे गए। किसिंजर की इस गलती ने वहां एक पॉलिटिकल वैक्यूम क्रिएट किया, और उस वैक्यूम से पैदा हुआ हिस्ट्री का सबसे खतरनाक मॉन्स्टर, पॉल पॉट और खमेर रूज। अगर किसिंजर ने कैम्बोडिया को डिस्टेबलाइज नहीं किया होता तो शायद पॉल पॉट कभी पावर में नहीं आता, शायद वो किलिंग फील्ड्स कभी नहीं बनते जहां 20 लाख लोग मारे गए। किसिंजर ने कभी इसकी जिम्मेदारी नहीं ली। उन्होंने अपनी मेमवार्स व्हाइट हाउस ईयर्स में लिखा कि ये जरूरी था वियतनाम वॉर को जीतने के लिए, लेकिन फैक्ट ये है अमेरिका वियतनाम भी हार गया और कैम्बोडिया भी तबाह हो गया। लेकिन दोस्तों, किसिंजर सिर्फ बॉम्ब नहीं गिरा रहे थे, वो एक जासूस की तरह भी काम कर रहे थे। दुनिया की नज़रों में अमेरिका और चाइना दुश्मन थे, लेकिन किसिंजर का दिमाग 19th सेंचुरी डिप्लोमेसी चला रहा था। उन्होंने देखा कि रशिया और चाइना में झगड़ा हो रहा है। उन्होंने सोचा दुश्मन का दुश्मन इक्वल्स दोस्त। अगर हम चाइना से दोस्ती कर लें तो रशिया अकेला पड़ जाएगा। लेकिन ये करें कैसे? 20 साल से अमेरिका और चाइना में बात नहीं हुई थी। यहां शुरू होता है प्रोजेक्ट पोलो। जुलाई 1971, किसिंजर ऑफिशियल ट्रिप पर पाकिस्तान गए। वहां पाकिस्तान के प्रेसिडेंट यहिया खान उनके मिडिल मैन थे। इस्लामाबाद में एक डिनर के दौरान किसिंजर ने नाटक किया। उन्होंने पेट पकड़ लिया और कहा मेरी तबीयत खराब है, मुझे आराम चाहिए, मुझे किसी हिल स्टेशन भेज दो। मीडिया को बताया गया कि किसिंजर बीमार हैं और रिकवर कर रहे हैं, लेकिन असलियत में किसिंजर ने चोरी छुपे एक टोपी और सनग्लासेस पहने। रात के अंधेरे में वो एक पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस के प्लेन में बैठे और उड़ गए बीजिंग की तरफ। जब वो बीजिंग उतरे तो वहां जो एन लाई, चाइना के प्रीमियर, उनका इंतजार कर रहे थे। ये मीटिंग सीक्रेट थी। किसिंजर ने ऑन चाइना में लिखा है कि वो नर्वस थे, उन्हें नहीं पता था कि चाइनीज कैसे रिएक्ट करेंगे। लेकिन जो एन लाई और किसिंजर दोनों इंटेलेक्चुअल जायंट्स थे। दोनों ने घंटों बात की, फिलॉसफी पर, हिस्ट्री पर। किसिंजर ने कहा हमें रशिया को रोकना है। जो एन लाई ने कहा हमें भी। इस सीक्रेट ट्रिप ने दुनिया बदल दी। जब किसिंजर वापस आए और निक्सन ने अनाउंस किया कि वो चाइना जा रहे हैं, तो पूरी दुनिया हैरान रह गई। रशिया डर गया। किसिंजर का ट्रायंगुलर डिप्लोमेसी काम कर गया। अमेरिका अब टॉप पर था। लेकिन इस डिप्लोमेसी की कीमत किसने चुकाई? किसने अपनी जान देकर किसिंजर की ग्रैंड डिजाइन को फ्यूल किया? वो देश था बांग्लादेश, और वो साल था 1971। किसिंजर ने इंडिया और इंदिरा गांधी को एनिमी क्यों माना? क्यों उन्होंने एक जेनोसाइड होने दिया सिर्फ इसलिए ताकि उनका चाइना चैनल खुला रहे? आइए समझते हैं। ढाका, ईस्ट पाकिस्तान। हेनरी किसिंजर की पॉलिसी का सबसे खौफनाक चेहरा यहां देखने को मिला। ये वो साल था जब कोल्ड वॉर के चेस बोर्ड पर इंसानियत की बलि दी गई। कॉन्टेक्स्ट समझिए। अमेरिका को चाइना से दोस्ती करनी थी, और अमेरिका और चाइना के बीच का पोस्टमैन कौन था? पाकिस्तान के डिक्टेटर जनरल याहिया खान। किसिंजर के लिए याहिया खान दुनिया का सबसे ज़रूरी आदमी था, क्योंकि वही उन्हें बीजिंग तक ले जा रहा था। लेकिन प्रॉब्लम यह थी कि पाकिस्तान टूट रहा था। ईस्ट पाकिस्तान, आज का बांग्लादेश, में लोग आज़ादी मांग रहे थे। शेख मुजीबुर रहमान इलेक्शन जीत चुके थे। जनरल याहिया खान ने पावर देने के बजाय ऑपरेशन सर्च लाइट शुरू किया। ये मिलिट्री एक्शन नहीं था, ये जेनोसाइड था। ढाका यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट्स को लाइन में खड़ा करके गोली मारी गई, औरतों का मास रेप किया गया, सड़कों पर लाशों के ढेर लग गए।
गैरी बैस ने अपनी किताब द ब्लड टेलीग्राम में लिखा है कि ये सब कुछ किसिंजर जानते थे। ढाका में मौजूद अमेरिकन कॉन्सल जनरल आर्चर ब्लड ने वॉशिंगटन को एक टेलीग्राम भेजा। इस टेलीग्राम का टाइटल था सिलेक्टिव जेनोसाइड। आर्चर ब्लड ने लिखा, हम यहाँ चुपचाप खड़े होकर एक जेनोसाइड देख रहे हैं। हमारी गवर्नमेंट मॉरली बैंकरप्ट हो चुकी है। ये हिस्ट्री का सबसे फेमस डिसेंट केबल था। एक अमेरिकन ऑफिसर अपने ही प्रेसिडेंट और किसिंजर को कह रहा था कि रोको इसे। लेकिन किसिंजर का रिएक्शन क्या था? क्या उन्होंने याहिया खान को फोन किया? क्या उन्होंने जेनोसाइड रोकने को कहा? नहीं। किसिंजर ने आर्चर ब्लड को वापस बुला लिया और उनका करियर खत्म कर दिया। उन्होंने निक्सन से कहा, ये लोग इमोशंस में बह रहे हैं, याहिया को नाराज नहीं कर सकते, वो हमारा चैनल है। सोचिए, सिर्फ इसलिए कि चाइना का दरवाजा खुला रहे, किसिंजर ने 30 लाख बंगालियों को मरने दिया। जब निक्सन ने पूछा कि वहां क्या हो रहा है, तो किसिंजर ने कहा, मिस्टर प्रेसिडेंट, ये एक छोटा सा सिविल वॉर है। और फिर एंट्री हुई इंडिया की। इंदिरा गांधी ने डिसाइड किया कि वो इंटरवीन करेंगी। किसिंजर इंडिया से नफरत करते थे। उन्हें लगता था इंडिया सोवियत यूनियन का एलाय है। व्हाइट हाउस के टेप्स, जो बाद में डीक्लासिफाई हुए, में हमें सुनाई देता है कि किसिंजर और निक्सन इंदिरा गांधी के बारे में कैसी भाषा यूज करते थे। उन्होंने इंदिरा गांधी को बिच और विच कहा। उन्होंने इंडियंस को बास्टर्ड्स कहा। ये सिर्फ पॉलिटिक्स नहीं थी, ये पर्सनल नफरत थी। जब दिसंबर 1971 में जंग शुरू हुई, तो किसिंजर ने पाकिस्तान को बचाने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी। उन्होंने चाइना को उकसाया कि वो इंडिया पर बॉर्डर से हमला करे। उन्होंने जॉर्डन और ईरान को कहा कि वो पाकिस्तान को सीक्रेटली हथियार भेजे, जो कि यूएस लॉ के खिलाफ था। और सबसे बड़ा कदम, उन्होंने यूएसएस एंटरप्राइज टास्क फोर्स 74, दुनिया का सबसे बड़ा न्यूक्लियर एयरक्राफ्ट कैरियर, बे ऑफ बंगाल में भेज दिया। क्यों? इंडिया को डराने के लिए, कोलकाता और ढाका पर अटैक करने की धमकी देने के लिए। लेकिन किसिंजर हार गए। इंदिरा गांधी नहीं डरी। सोवियत यूनियन ने अपने शिप्स भेज दिए। पाकिस्तान ने सरेंडर कर दिया। बांग्लादेश आज़ाद हो गया। किसिंजर की ग्रैंड स्ट्रैटेजी साउथ एशिया में फेल हो गई। लेकिन उस फेलियर की कीमत लाखों लोगों ने अपनी जान देकर चुकाई। अब चलते हैं दुनिया के दूसरे कोने में, चिली, साउथ अमेरिका। साल 1970 और 1973। यहाँ कोई जंग नहीं थी, यहाँ डेमोक्रेसी थी। चिली के लोगों ने वोट देकर सैल्वाडोर अलेंडे को अपना प्रेसिडेंट चुना था। अलेंडे एक सोशलिस्ट थे। वो चाहते थे कि चिली के रिसोर्सेज कॉपर, पर चिली के लोगों का हक हो, अमेरिकन कंपनीज का नहीं। किसिंजर को ये बर्दाश्त नहीं हुआ। उन्हें डर था कि अगर चिली कम्युनिस्ट बन गया तो पूरा साउथ अमेरिका अमेरिका के हाथ से निकल जाएगा। उन्होंने एक फेमस लाइन कही थी, आई डोंट सी वाई वी नीड टू स्टैंड बाय एंड वॉच अ कंट्री गो कम्युनिस्ट ड्यू टू द इलरिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इट्स पीपल। मतलब, मुझे नहीं लगता कि हमें चुपचाप खड़े रहना चाहिए जब एक देश कम्युनिस्ट बन रहा है, सिर्फ इसलिए क्योंकि वहां के लोग इररिस्पॉन्सिबल हैं, बेवकूफ़ हैं और गलत आदमी को वोट दे रहे हैं। मतलब, किसिंजर ने डिसाइड किया कि चिली के वोटर्स गलत हैं और अमेरिका उन्हें सुधारेगा। किसिंजर ने सीआईए को ऑर्डर दिया, मेक द इकोनॉमी स्क्रीम, यानी चिली की इकोनॉमी को इतना तोड़ दो कि लोग चीख पड़े। उन्होंने लोन्स रोक दिए, ट्रक ड्राइवर्स की स्ट्राइक करवाई और फाइनली 11 सितंबर 1973, ये अमेरिका का पहला 9/11 था। चिली की मिलिट्री ने, जिसे सीआईए का सपोर्ट था, प्रेसिडेंट पैलेस लामोनेडा पर हमला कर दिया। सैल्वाडोर अलेंडे ने खुदकुशी कर ली या मारे गए और पावर में आया एक डिक्टेटर, जनरल ऑगस्टो पिनोचेट। पिनोचेट ने अगले 17 साल तक चिली पर राज किया। उसने फुटबॉल स्टेडियम्स को टॉर्चर कैंप्स बना दिया। हजारों लोगों को हेलीकॉप्टर से समुद्र में भेज दिया गया। क्या किसिंजर को बुरा लगा? बिल्कुल नहीं। 1976 में किसिंजर चिली गए और पिनोचेट से मिले। ट्रांसक्रिप्ट के मुताबिक उन्होंने पिनोचेट से कहा, आपने वेस्ट के लिए एक बड़ी सर्विस की है, हम आपको सपोर्ट करते हैं। किसिंजर के लिए ऑर्डर आ गया था, भले ही वो ऑर्डर लाशों के ढेर पर बना हो। लेकिन किस्मत का सबसे बड़ा मजाक अभी बाकी था। साल 1973, वही साल जब चिली में डेमोक्रेसी मरी, उसी साल हेनरी किसिंजर को दुनिया का सबसे प्रेस्टिजियस अवार्ड मिला, द नोबेल पीस प्राइज। क्यों? वियतनाम वॉर को खत्म करने के लिए। वही वॉर जिसे उन्होंने 4 साल लंबा खींचा था। उन्होंने नॉर्थ वियतनाम के लीडर ले डुक थो के साथ पेरिस पीस अकॉर्ड साइन किए। नोबेल कमेटी ने दोनों को प्राइज दिया। ले डुक थो ने प्राइज लेने से मना कर दिया। उन्होंने कहा, वियतनाम में अभी शांति नहीं है, मैं ये नहीं ले सकता। लेकिन किसिंजर ने प्राइज ले लिया। ये हिस्ट्री का सबसे कंट्रोवर्शियल नोबेल प्राइज था। फेमस सटायरिस्ट टॉम लेरर ने कहा था, जिस दिन किसिंजर को नोबेल मिला उस दिन सटायर मतलब व्यंग मर गया, क्योंकि रियलिटी कॉमेडी से ज्यादा अजीब हो गई थी। और रिजल्ट क्या हुआ? 2 साल बाद 1975 में नॉर्थ वियतनाम ने साउथ को पूरी तरह से जीत लिया। साइगॉन पर कब्जा हो गया। अमेरिकन को हेलीकॉप्टर से भागना पड़ा। किसिंजर की पीस सिर्फ एक कागज का टुकड़ा थी। वियतनाम वहीं पहुंचा जहां उसे पहुंचना था, बस बीच में लाखों लोग फालतू में मारे गए। 1977 में किसिंजर पावर से हट गए, लेकिन वो कभी रिटायर नहीं हुए।
वो दुनिया भर के प्रेसिडेंट्स, डिक्टेटर्स और सीईओज के एडवाइजर बने रहे। वो किसिंजर एसोसिएट्स नाम की कंपनी चलाते थे, जहां पर वो एडवाइस देने के लाखों डॉलर लेते थे। चाइना उन्हें सबसे पुराना दोस्त मानता रहा। पुतिन उन्हें रिस्पेक्ट देते थे। अमेरिकन प्रेसिडेंट्स चाहे ट्रंप हो या ओबामा, सब उनसे मिलने जाते थे। क्यों? क्योंकि किसिंजर के पास वो चीज़ थी जो सबको चाहिए थी, एक्सेस और ब्रूटल क्लैरिटी। वो आपको वो रास्ता दिखा सकते थे जो मॉरल नहीं था, लेकिन इफेक्टिव था। जब 2023 में उनकी मौत हुई तो सवाल वही रह गया, हेनरी किसिंजर कौन थे? क्या वो एक जीनियस डिप्लोमैट थे जिन्होंने कोल्ड वॉर में अमेरिका को जीता, चाइना को खोला और न्यूक्लियर वॉर को रोका? या वो एक वॉर क्रिमिनल थे जिन्होंने पावर के लिए इंसानियत को कुचल दिया? उनकी लेगेसी उनकी ही किताब डिप्लोमेसी के एक कोट में छुपी है। इफ आई हैड टू चूज बिटवीन जस्टिस एंड डिसऑर्डर ऑन द अदर हैंड एंड इनजस्टिस एंड ऑर्डर ऑन द अदर हैंड, आई वुड ऑलवेज चूज द लैटर। मतलब, अगर मुझे न्याय और अराजकता में से चुनना हो या अन्याय और व्यवस्था में से, तो मैं हमेशा अन्याय और व्यवस्था यानी इनजस्टिस एंड ऑर्डर को चुनूंगा। उन्होंने इनजस्टिस चुना और उन्होंने ऑर्डर बनाया। अब ये फैसला आने वाली जनरेशन्स का है कि क्या वो कीमत सही थी।